हेलो। 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 हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लास्ट क्लास में हमने कंपैरिजन पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन, इन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोई प्रॉब्लम हो आपको इस चैप्टर में जितना मैंने बता दिया? नो मैम। नो मैम। अब इस चैप्टर में एक लास्ट हेडिंग हमारा बचा है एक्सेस कैपेसिटी का, जिसको हम क्षमता अधिके के नाम से जानते हैं। एक्सेस कैपेसिटी या क्षमता अधिके 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्षमता अधिके या एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है? एक्सेस कैपेसिटी या क्षमता अधिके ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में ही हमें देखने को मिलता है और लॉन्ग रन में हमें देखने को मिलता है। एक्सेस कैपेसिटी होती क्या है? एक्सेस कैपेसिटी का मतलब ये है कि जब ऑप्टिमम प्रोडक्शन, इष्टतम उत्पादन, और एक्चुअल प्रोडक्शन, वास्तविक उत्पादन, इन दोनों में अगर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है तो जो डिफरेंस होता है उसको एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। आपको बताया एक्सेस कैपेसिटी क्षमता अधिके क्या होती है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। इष्टतम उत्पादन और वास्तविक उत्पादन का जो अंतर है वो एक्सेस कैपेसिटी कहलाती है। तो अब बात ये हुई कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्या होता है, इष्टतम उत्पादन का मतलब क्या होता है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन या इष्टतम उत्पादन वो उत्पादन होता है जिस पर प्रोडक्शन करने पर प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमम आती है। जिस प्रोडक्शन की क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने पर प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमम आती है उसको हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब तो वही है कि जो एक्चुअल में हमने प्रोड्यूस किया है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में कोई भी फर्म मिनिमम कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं करती है, जबकि ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे तो प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पे होता है। अब मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे फर्म करती ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर उसको कुछ हानि उठानी पड़ती है, और ये जो उसे हानि उठानी पड़ती है वो हानि उसकी फिक्स कॉस्ट की हानि होती है। इन जनरल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में फर्म मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन नहीं करती। जो वो उत्पादन करती है वो उस मात्रा का उत्पादन करती है जहां पर ना तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हो और ना ही उसको लॉस हो। उस क्वांटिटी का वो प्रोडक्शन करती है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन नहीं करती। कैसे मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन नहीं करती है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एक्सेस कैपेसिटी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में कैसे देखने को मिलती है? हाँ जी, ये अब डायग्राम जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया है और वाई एक्सिस पर हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिया है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है और ये हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू। ये हमारी हो गई मार्जिनल कॉस्ट, एल आगे डाल दिए क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट होगी। आपको पता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में एक फॉर्म इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होती है? इक्विलिब्रियम वहीं पर होता है जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करती है। अब ये देखो, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे, तो ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से ही काट रही है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का हम ऐसे डालते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल इस मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से ही काट रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से हमने लाइन नीचे डाल दी और इसी लाइन को हम ऊपर की तरफ ले गए, ओ क्यू प्रोडक्शन हो गया। ओ क्यू प्रोडक्शन की कीमत हो गई ओपी। अब देखिए, अब हमने
हमने एक्सेस कैपेसिटी निकाल दी है। मैंने बताया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में क्षमता अधिक है, एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है, यानी कि फर्म ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं करती है, जितना उसको प्रोडक्शन करना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं करती है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन मैंने बताया वो प्रोडक्शन होता है जहां पर प्रोडक्शन करने की कॉस्ट मिनिमम आती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म ऐसा नहीं करती। अब हम देखें कि फर्म का ऑप्टिमम प्रोडक्शन कहाँ आता है। इसके लिए आपको एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। अब एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरह से आपने ड्रॉ करना है? एवरेज कॉस्ट कर्व जब आप ड्रॉ करो तो आपका ये जो पॉइंट आया ना जहां पर ये एवरेज रेवेन्यू को कट कर रहा है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है इससे आगे आना चाहिए। ये बात जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, एवरेज कॉस्ट कर्व हमने ड्रॉ करना है, एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट इससे आगे आना चाहिए, ऐसे आपने कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। मान लो मैं मिनिमम पॉइंट यहाँ ले रही हूँ, ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट यहाँ ले रही हूँ, तो ये आपका मिनिमम पॉइंट है। इसके बाद एवरेज कॉस्ट कर्व आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, और इससे पहले आपकी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, आप मान लो ये एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरह से मैंने बना दी, यानी कि ये आपने एवरेज कॉस्ट कर्व डाली, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व आपकी ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, लेकिन इसका ये यहाँ इसका मिनिमम है, इसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये बात आपने याद रखनी है, यानी कि ये आपने डाली, इसका मिनिमम ये, जब हम एवरेज कॉस्ट डालते हैं ना, इसका मिनिमम कहाँ है, बीच में इसका मिनिमम, जहां से ये ऊपर उठ रहा है इसका मतलब कॉस्ट ऊपर बढ़नी शुरू हो गई है, ये यहाँ से नीचे गिर रही है, ये मिनिमम है, यहाँ से फिर ये इसने ऊपर उठना शुरू कर दी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व हमने इस तरह तरीके से डाल। तो ये आपने ध्यान से डालना है, बाकी मुश्किल नहीं है। आपका ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, यहाँ आपका मिनिमम है, इसके बाद इसने ऊपर उठना शुरू कर दिया, तो ये लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया? हेलो, यस मैम। आपका यस मिनिमम मैम। पॉइंट इस ये जो आपका है ना, ये वाला एवरेज रेवेन्यू को जहां ये कट कर रहा है, यहाँ से आगे जाना चाहिए, इस तरह से डालो कि इससे यहाँ मिनिमम आए, इसके बाद ऊपर उठ रहा है। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व की ये शेप हमें ये बता रही है कि मिनिमम पॉइंट तो यहाँ पर प्रोडक्शन करने का ये मिनिमम पॉइंट है, यानी कि इतना प्रोडक्शन किया जाए तो प्रोडक्शन करने की कॉस्ट मिनिमम आएगी। जहां मिनिमम पॉइंट है यहाँ से लाइन आप नीचे डाल, यहाँ से हमने लाइन नीचे डाल दी, OQ1, अगर फर्म OQ1 प्रोडक्शन करती है तो उसकी प्रोडक्शन करने की कॉस्ट मिनिमम है, क्योंकि यहाँ एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, इसके बाद तो ऊपर उठना शुरू हो, ठीक है, लेकिन इतना प्रोडक्शन करना चाहिए, OQ1 प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन फर्म प्रोडक्शन कितना कर रही है, OQ कर रही है। प्रोडक्शन करना चाहिए OQ1, क्योंकि OQ1 प्रोडक्शन करने पर मिनिमम कॉस्ट आ रही है, और OQ प्रोडक्शन कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में तो एवरेज कॉस्ट यहाँ है, और उसके बाद भी अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो एवरेज कॉस्ट तो कम हो रही है, लेकिन वो उत्पादन नहीं करती। जैसे जैसे प्रोडक्शन यहाँ से बढ़ाएगी उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन की और कम हो रही है, लेकिन वो प्रोडक्शन करती ही नहीं है, प्रोडक्शन OQ कर रही है, जबकि OQ से ज्यादा प्रोडक्शन करने पर भी कॉस्ट कम हो रही है। ये देखो एवरेज कॉस्ट तो और नीचे गिर रही है, तो इसका मतलब है उसको OQ से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन नहीं करती, ठीक है, और प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, OQ1 तक करना चाहिए, क्योंकि OQ1 पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, उसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़नी शुरू हुई है, तो फर्म एक्चुअल में उतना प्रोडक्शन नहीं करती। तो जहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम आ रही है ना, इसका नाम मान लो हमने दे दिया ए, ये आपका ए या OQ1, ये आपकी ऑप्टिमम प्रोडक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम। अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया ना, ऑप्टिमम प्रोडक्शन, जिस उत्पादन पर उत्पादन करने की लागत मिनिमम आती है वो आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन है। तो OQ1 प्रोडक्शन करने पर प्रोडक्शन करने की कॉस्ट मिनिमम है, क्योंकि इसके बाद तो एवरेज कॉस्ट ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो OQ1 हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन, लेकिन फर्म इतना प्रोडक्शन नहीं कर रही है, एक्चुअल में फर्म कितना प्रोडक्शन कर रही है, OQ प्रोडक्शन कर रही है। तो एक्सेस कैपेसिटी क्या होगी, OQ1 और OQ का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये एक्सेस कैपेसिटी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इसको हम एक्सेस कैपेसिटी कहें, यानी कि इतना प्रोडक्शन कर सकती है, ये QQ1 एक्सेस कैपेसिटी कहलाएगी, QQ1 इज एक्सेस कैपेसिटी, ये एक्सेस कैपेसिटी है, क्षमता अधिक है, इतना फर्म प्रोडक्शन और बढ़ा सकती है लेकिन नहीं बढ़ा रही। क्यों फर्म नहीं बढ़ाती, क्योंकि फर्म को लगता है कि इतना प्रोडक्शन करने पर उसको कुछ हानि होगी। अब ये हानि कौन सी होगी, अब मान लो OQ1 प्रोडक्शन करती है
तो OQ1 प्रोडक्शन करने पर उसको रेवेन्यू कितने मिल रहे हैं? ये लाइन देखो एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। और उसकी कॉस्ट कितनी है? ये लाइन कॉस्ट को ऊपर कट कर रही है, कॉस्ट उसकी आ रही है AQ1 और जबकि रेवेन्यू उसको मिल रहे हैं BQ1। कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू नीचे है। ए भी उसका लॉस है ना, यही बात मैंने आपको बताई, ए भी उसको लॉस हो रहा है OQ1 प्रोडक्शन करने पर। फर्म इस लॉस को बियर नहीं करना चाहती, ठीक है। OQ प्रोडक्शन करती है, तो अब आप देखो OQ प्रोडक्शन करने पर रेवेन्यू कितना मिल रहा है? ये रेवेन्यू इसका ऊपर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ कट कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रहा है, यानी कि मान लो हमने M दे दी, OQ प्रोडक्शन करने पर रेवेन्यू MQ मिल रहा है, ठीक है। और OQ प्रोडक्शन करने पर कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट भी आपकी, ये लाइन कॉस्ट को भी यहीं कट कर रही है MQ। तो OQ प्रोडक्शन करने पर कॉस्ट भी MQ है, रेवेन्यू भी MQ है, जितनी कॉस्ट है उतना रेवेन्यू, ठीक है। यानी कि फर्म को यहाँ पर ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं ना लॉस हो रहे हैं। तो पहले जो OQ1 प्रोडक्शन करने पर लॉस हो रहा था, ए भी लॉस हो रहा था, ये फिक्स कॉस्ट का लॉस था। तो अब कहने का मतलब है कि OQ प्रोडक्शन करने पर उसको ये फिक्स कॉस्ट का लॉस नहीं उठाना पड़ रहा। तो फर्म OQ प्रोडक्शन करने की बजाय, फर्म OQ1 प्रोडक्शन करने की बजाय OQ प्रोडक्शन कर रही है। तो ये जो Q1 है ना, ये एक्सेस कैपेसिटी कहलाएगी, क्षमता अधिक कहलाएगी। हाँ जी, ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। तो 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्षमता अधिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग पीरियड में। अब हमने दोबारा कर दो। देखो मैंने आपको ये बताया कि ये देखो, ये पहले एवरेज रेवेन्यू डाला, ये मार्जिनल रेवेन्यू डाला, ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट डाला, ठीक है। मार्जिनल Yes, कॉस्ट ma'am. मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। यहाँ से लाइन आपने नीचे डाल दी, ऊपर की ओर ले गए। Yes, ma'am. मेन जो पॉइंट है ना, जो आपको ध्यान रखना है, जो ध्यान रखना है वो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे डालनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऐसे डालनी है कि ये इस एवरेज रेवेन्यू को यहाँ टच कर रही है, लेकिन यहाँ से ये लाइन नीचे गिरती जा रही है, ठीक है। Yes, ma'am. इसके बाद ये नीचे गिरती जा रही है, यहाँ आपने इसका मिनिमम कर दिया आगे, और फिर इस जहाँ मिनिमम किया उसके बाद इसको उठाना है, ऊपर की तरफ उठाना है। Yes, ma'am. इस बात को आपने ध्यान, ये बात आप ध्यान रखोगे तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। Yes, ma'am. एवरेज रेवेन्यू को टच करता हुआ आपने एवरेज कॉस्ट शुरू किया, फिर ये एवरेज कॉस्ट आपकी नीचे गिरती जा रही है, यहाँ आपकी मिनिमम, इस जहाँ मिनिमम लिया उससे ऊपर उठा, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब आप ये देखो कि ये जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है ना, वहां से लाइन नीचे आउटपुट की तरफ डाल। तो आपको मैंने बताया कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्या होता है? ऑप्टिमम प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होता है जहां पर प्रोडक्शन करने की कॉस्ट मिनिमम आती है। प्रोडक्शन करने की कॉस्ट मिनिमम तो यहाँ है ना, ए पे है ना। Yes, ma'am. इसके बाद एवरेज कॉस्ट ऊपर जा रहा है, प्रोडक्शन करने की कॉस्ट मिनिमम ए पे, ठीक है। तो OQ1 प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन फर्म OQ1 प्रोडक्शन नहीं करती, क्योंकि OQ1 प्रोडक्शन करने पर उसको लॉस होता है। कैसे लॉस होता है? अब आप देखो, ये OQ1 जब प्रोडक्शन किया जा रहा है, जब लाइन आपने ऊपर डाली, ये लाइन रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है, ये एवरेज रेवेन्यू है। तो OQ1 प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू BQ मिल रहा है। OQ1 प्रोडक्शन करने पर कॉस्ट कितनी है? ये लाइन कॉस्ट को ऊपर कट कर रही है, AQ1 मिल रहा है उसको कॉस्ट, AQ1 उसकी कॉस्ट आ रही है, लेकिन रेवेन्यू मिल रहा है BQ1, यानी कि ए भी उसको लॉस हो रहा है। इस मिनिमम कॉस्ट के ऊपर अगर प्रोडक्शन करती है तो उसको ए भी लॉस होता है। लेकिन अगर वो ये वाला प्रोडक्शन करे, OQ प्रोडक्शन करे, जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रही है, यहाँ से लाइन नीचे डाली, ऊपर की तरफ डाली, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट आपको मैंने बताया, इस एवरेज लाइन को टच करता हुआ बनाना है। तो OQ प्रोडक्शन जब करती है तो एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है? ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, MQ उसको एवरेज रेवेन्यू मिल रही है OQ प्रोडक्शन पर। OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है? अब आप देखो, ये लाइन एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है? एवरेज कॉस्ट को भी यहीं कट कर रही है, सेम पॉइंट पे कट कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप एवरेज कॉस्ट डालो ना, आप इस एवरेज लाइन को टच करता हुआ लेके जाना है। एवरेज कॉस्ट को टच करता हुआ पहले नीचे की तरफ लाइन आपने लेके जानी है, फिर एक मिनिमम पॉइंट जहां पर आपने लिया, उसके बाद इसको ऊपर की तरफ उठाना है। तो OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर। तो कहने का मतलब है कि OQ प्रोडक्शन करने पर ना तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, असामान्य लाभ मिल रहे हैं, और ना ही हानि हो रही।
लेकिन अगर वो OQ1 का प्रोडक्शन करती है तो ए भी उसका लॉस हो रहा है। इसलिए फर्म मिनिमम कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं करती। तो ये जो हमारा प्रोडक्शन है ना OQ1, जहां पर कॉस्ट आपकी मिनिमम है, ये आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन है। OQ1 ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ठीक है, इष्टतम उत्पादन। और एक्चुअल में इतना प्रोडक्शन नहीं कर रही है, वो OQ प्रोडक्शन कर रही है, ये वास्तविक उत्पादन है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन, इष्टतम उत्पादन और वास्तविक उत्पादन का जो अंतर है, यानी कि QQ1, ये हमारी एक्सेस कैपेसिटी। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. तो ये डायग्राम, हाँ जी, ये Yes, डायग्राम ma'am. देखो, अभी आपने समझ लिया। जब तक अपने हाथ से डायग्राम नहीं बनाओगे ना, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होती है। अभी आपको लग रहा है समझ आ गया, जब आप इसको बना के देखोगे और आपने सही डायग्राम बना लिया और सही समझ लिया, तो हम कहेंगे कि समझ में आ गया। लेकिन अगर आपने डायग्राम हाथ से प्रैक्टिस नहीं की, तब तक आप यही समझो कि भी आपको बनाना नहीं आया है। जब आप बना लोगे सही, तो आप कहोगे कि अब मेरे को ये कंसेप्ट समझ में आ गए। तो डायग्राम की प्रैक्टिस, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि डायग्राम की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्लास के बाद आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और फिर देखना कि आपको कोई कंफ्यूजन है या नहीं। अब उसके बाद इसी में एक्सेस कैपेसिटी में एक लास्ट हेडिंग दिया हुआ है, क्या क्षमता अधिक है, अपव्यय है? इज एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल? आपको एक बड़ा सा 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, लेकिन मैं इतना नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि ये जो क्षमता अधिक होता है, एक्सेस कैपेसिटी, ये वेस्ट माने या ना माने। इसके लिए डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट व्यूज हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि ग्रुप में, क्योंकि फर्मों की संख्या बहुत सारी होती है, वे अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी का पूरा यूज नहीं करती हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि एक्सेस कैपेसिटी है, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है उनके पास, लेकिन वो नहीं करती हैं। वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूरा यूज नहीं करती हैं, इसलिए उत्पादन की लागत क्या आती है, अधिक आती है। क्योंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम आएगी। क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज करती ही नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन करने की कॉस्ट ज्यादा आती है। कम प्रोडक्शन पर कॉस्ट ज्यादा आएगी, ज्यादा प्रोडक्शन पर कॉस्ट कम आएगी। इसलिए ये जो एक्सेस कैपेसिटी है, वेस्ट है। फर्मों को ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम आएगी। ये कुछ इकोनॉमिस्ट के व्यूज है कि फर्मों को अपनी कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और कैपेसिटी जब वो पूरा यूटिलाइज करेंगी, तो प्रोडक्शन करने की कॉस्ट अपने आप ही कम आएगी। तो फर्मों को ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, ये कुछ इकोनॉमिस्ट का विचार। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो एक्सेस कैपेसिटी है, इसको हमें वेस्ट नहीं मानना चाहिए, वेस्टफुल नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, जो वस्तुएं उत्पादित करते हैं, उनमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलता है, विभेदीकृत वस्तुओं का वो उत्पादन करते हैं। हर प्रोड्यूसर की वस्तु दूसरे विक्रेता से किसी ना किसी प्रकार से भिन्न होती है, और आज के टाइम में लोगों की आवश्यकता भी तो यही है। हर व्यक्ति क्या चाहता है? भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं चाहता है। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करके लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर एक प्रोड्यूसर अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करके लोगों की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो इस एक्सेस कैपेसिटी को हमें वेस्ट नहीं मानना चाहिए। तो कहने का मतलब है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट व्यूज हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट इसको वेस्ट मानते हैं, उनको लगता है कि ज्यादा प्रोडक्शन करके उन्हें कम कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर इकोनॉमी अगर उत्पादक भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करके लोगों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, और विभेदीकृत वस्तुओं को उत्पादित कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें हमें एक्सेस कैपेसिटी को वेस्ट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड वस्तुओं का उत्पादन करके, विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करके। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट व्यूज हैं। इसके साथ ये हमारा हेडिंग और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये समझ में आया? एक्सेस कैपेसिटी वेस्ट मानी जानी चाहिए कि नहीं मानी जानी चाहिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के ये व्यूज लिख देने। आपकी किताब में हो सकता है इससे भी ज्यादा लिखा हो, लेकिन जितना मैंने बताया इतना सफिशिएंट, आपने इतनी ही बात इसमें लिखनी है। इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैं आपको
आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी। इससे पहले वाले मोनोपोली के चैप्टर के क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं मैं आपको एक बार बता रही हूँ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपने सबसे पहले तो याद करना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड में कैसे होता है। 16 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है। और इसके बाद आपने जो 16 मार्क्स के लिए याद करना है वो है इसमें कंपैरिजन का पॉइंट, कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये कंपैरिजन 16 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ये भी आ जाता है। तो 16 नंबर के ये 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बाकी इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन। बाकी कौन से 2 नंबर के क्वेश्चन रह गए, इसमें एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता क्या है ये 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। दूसरा इसमें पूछ लिया जाता है 2 नंबर के लिए नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतियोगिता क्या होती है, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा 2 नंबर के लिए जो याद करना है आपने विक्रय लागतें, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। और चौथा और लास्ट में 2 नंबर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेस कैपेसिटी यानी कि क्षमता। ये मैंने 4 आपको बताए हैं 2 नंबर के लिए और 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं 16 नंबर के लिए। ये आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं और आपके वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं भेज दूंगी। ये चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हुआ, ये हमारा सेकंड यूनिट का चैप्टर था। और सेकंड यूनिट का एक दूसरा चैप्टर ओलिगोपोली भी है। ओलिगोपोली हम लास्ट में देखेंगे या हो सकता है इसको हम स्किप भी कर दें क्योंकि 100% चैप्टर्स याद करने की जरूरत नहीं है। ओलिगोपोली से क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का चैप्टर इजी है इसलिए मैंने ये कुछ चैप्टर आपको करवा दिया और इसको बहुत अच्छे से याद करना। 16 नंबर के जो 2 क्वेश्चन बनते हैं इनमें से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब तीसरे यूनिट में 3 चैप्टर है हमारे। तीसरे यूनिट में जो 3 चैप्टर है वो कौन कौन से चैप्टर है तीसरे यूनिट के। तीसरे यूनिट में हमारा जो चैप्टर आता है इसमें हमारा एक चैप्टर नंबर 6 है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमत सिद्धांत और डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट। चैप्टर नंबर 7 मजदूरी दरों का निर्धारण। और इसके साथ तीसरा चैप्टर है हमारा रेंट का, लगान का। चैप्टर नंबर 6 और 7 ये दोनों मिलते जुलते चैप्टर हैं। इसमें जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे सिद्धांत काफी मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, दोनों चैप्टर काफी रिजेंबल करते हैं। अगर हमने एक चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो दूसरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। इन 2 चैप्टर में से 6 और 7 में से एक क्वेश्चन आता है क्योंकि दोनों काफी रिजेंबल करते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन आपको रेंट में से मिलेगा, ठीक है। तो मैं पहले रेंट करवा रही हूँ 6-7 क्योंकि दोनों रिजेंबल करते हैं, तो ये मैं इसके बाद करवाऊंगी। तो रेंट का चैप्टर आप देखिए। रेंट क्या होता है, लगान, रेंट को हिंदी में हम बोलते हैं लगान। लगान क्या होता है, रेंट को कैसे डिफाइन किया गया। आम बोलचाल की भाषा में यानी कि साधारण भाषा में रेंट का मतलब हम क्या लेते हैं, साधारण भाषा में किसी वस्तु के प्रयोग के लिए जो कीमत दी जाती है उसे लगान या रेंट कहते हैं। जैसे आप मार्केट से कोई भी चीज, कोई फर्नीचर मान लो किराए पर लेकर आते हो, मशीनरी किराए पर लेकर आते हो, पंखा किराए पर लाए, उसको रेंट दिया, कुछ महीने यूज किया और वापस कर दिया। तो आम बोलचाल की भाषा में रेंट या लगान का मतलब क्या है। रेंट रेंट को हम किराया भी बोलते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स में इसके लिए टर्म यूज किया जाता है लगान। साधारण भाषा में तो इसको हम किराया भी कह देते हैं, इकोनॉमिक्स में रेंट को के लिए टर्म हिंदी में यूज होता है लगान। तो किसी भी वस्तु के प्रयोग के लिए जो हम कीमत देते हैं वो रेंट कहलाता है, ठीक है। आप फर्नीचर मार्केट से लेकर आए, रेंट के ऊपर लेकर आए, उसके लिए आपने लगान दिया, किराया दिया, 2 महीने 3 महीने जितना महीने यूज करना था यूज किया और पेमेंट की। लेकिन इकोनॉमिक्स में रेंट का मतलब ये नहीं लिया जाता। इकोनॉमिक्स में रेंट का मतलब क्या है, उत्पादन के साधन जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं,
को दी जाने वाली कीमत को हम रेंट कहते हैं। उत्पादन के साधनों को किए जाने वाले भुगतान को हम रेंट कहते हैं। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी उत्पादन के साधन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनको जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? वो रेंट कहलाएगा। रेंट को डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अलग तरह से एक्सप्लेन किया है। इकोनॉमिस्ट कौन कौन से होते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मतलब है परंपरावादी अर्थशास्त्री। परंपरावादी अर्थशास्त्री का मतलब है वो अर्थशास्त्री, वो इकोनॉमिस्ट जो कि सबसे पहले बहुत पुराने अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, 18th सेंचुरी के अर्थशास्त्री हैं, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने रेंट को अलग तरीके से डिफाइन किया है, और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उन्होंने रेंट को अलग तरीके से डिफाइन किया है। हम दोनों के विचार पढ़ेंगे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रेंट को कैसे डिफाइन करते हैं और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का क्या विचार है। सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिसको हम परंपरावादी अर्थशास्त्री कहते हैं, उन्होंने रेंट को कैसे डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि भूमि के प्रयोग के लिए दी जाने वाली कीमत को हम लगान कहते हैं। यानी कि परंपरावादी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने रेंट को केवल भूमि के लिए लिया है, जमीन के लिए लिया है, कि अगर हम जमीन का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई कीमत दे रहे हैं तो वो रेंट है। यानी कि जमीन हमारी अपनी नहीं है, हम जमीन पर खेती करने के लिए जमीन किसी व्यक्ति से लेते हैं प्रयोग के लिए। जिस व्यक्ति से जमीन ले रहे हैं, हमारे पास अपनी जमीन नहीं है, और उसके ऊपर खेती करते हैं, और खेती करने के बदले में उसको जो कीमत देते हैं वो क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का विचार है कि सिर्फ भूमि के प्रयोग के लिए जो कीमत दी जाती है वो रेंट है। लेकिन अगर भूमि के साथ साथ और भी भूमि के ऊपर सुविधाएं दी जाए, यानी कि जो जमीन हमने प्रयोग करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए दी है, अगर उस जमीन के साथ साथ उस भूमि के ऊपर हमने ट्यूबवेल की भी फैसिलिटी दे दी है। पहले तो ट्यूबवेल नहीं था, लेकिन मान लो हम उस जमीन के ऊपर ट्यूबवेल की भी फैसिलिटी दे रहे हैं, उस जमीन के ऊपर हमारा एक कमरा भी बना हुआ है, उस कमरे को प्रयोग करने की सुविधा भी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो इन सब के लिए जो कीमत का भुगतान किया जाएगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट रेंट के नाम से जानेंगे, उसको हम ठेका लगान के नाम से जानेंगे। क्या बताया मैंने? केवल भूमि के प्रयोग के लिए जो कीमत दी जाती है उसको तो हम क्या कहते हैं? केवल भूमि के प्रयोग के लिए जो कीमत दी जाती है उसको हम इकोनॉमिक रेंट कहते हैं, आर्थिक लगान कहते हैं। लेकिन अगर हम भूमि के साथ साथ और भी सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे हम ट्यूबवेल की सुविधा दे रहे हैं, हम व्यक्ति जिसको हमने भूमि दी है वो जमीन का भी हमारा प्रयोग कर रहा है, उस जमीन के ऊपर हमारा ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, उसका भी प्रयोग कर रहा है, उस जमीन के ऊपर एक कमरा भी बना हुआ है, वो उस कमरे का भी प्रयोग कर रहा है। यानी कि केवल भूमि का प्रयोग नहीं कर रहा, भूमि में जो उस भूमि के टुकड़े पर और सुविधाएं हैं, कमरे की सुविधा है, ट्यूबवेल की सुविधा है, इसका भी यूज कर रहा है। इन सब के प्रयोग के लिए जो हम उसको कीमत देते हैं, उस कीमत को हम क्या कहते हैं? उस कीमत को हम कॉन्ट्रैक्ट रेंट के नाम से जानते हैं, ठेका लगान के नाम से जानते हैं। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। उसके बाद ये तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के विचार है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो रेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में हमने एक इकोनॉमिस्ट लिए हैं, मिसिस जॉन रॉबिन्सन। वो रेंट को कैसे डिफाइन करती हैं? उनके अनुसार रेंट क्या होता है? उत्पादन के प्रत्येक साधन को जितनी आय मिलती है, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जो भी इनकम मिल रही है वो सारी इनकम रेंट नहीं कहलाती। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको जितनी भी इनकम मिल रही है, उनको जितनी इनकम मिल रही है उस सारी इनकम को हम रेंट नहीं कहते। उस इनकम का एक हिस्सा रेंट कहलाती है। आय का एक हिस्सा, एक पार्ट रेंट कहलाता है। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितनी भी इनकम मिल रही है वो सारी इनकम रेंट नहीं है, उसका एक हिस्सा रेंट है।
और वो हिस्सा रेंट क्या कहलाएगा? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट किसको मानते हैं? रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग का मतलब है वास्तविक आय और हस्तांतरित आय। एक्चुअल अर्निंग यानी कि वास्तविक आय, वास्तविक आय और हस्तांतरित आय के अंतर को रेंट लिया गया है। ठीक है, एक्चुअल अर्निंग यानी कि ये हमारा कहलाएगा वास्तविक आय। वास्तविक आय और हस्तांतरित आय, ये है वास्तविक आय। वास्तविक आय और हस्तांतरित आय, ट्रांसफर अर्निंग, यानी कि इसको कहते हैं हस्तांतरित आय। हस्तांतरित आय, ट्रांसफर अर्निंग। वास्तविक आय और हस्तांतरित आय का जो अंतर होता है, उस अंतर को मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या है? रेंट मानते हैं। अब क्या मतलब हुआ? एक्चुअल अर्निंग क्या होती है, ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है? एक्चुअल अर्निंग, इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति किसी जगह नौकरी करता है, नौकरी कर रहा है तो उसको वहां पर 10,000 मिल रहे हैं। 10,000 मिल रहे हैं, तो ये जो 10,000 उसको मिल रहे हैं, ये क्या माना जाएगा? 10,000 उसको मिल रहे हैं, ये इस समय उसकी एक्चुअल अर्निंग है। लेकिन अब उसको किसी दूसरी जगह जॉब की ऑफर मिलती है, दूसरी जगह वो जॉब करता है, तो उसको उसी काम को करने के लिए 15,000 रुपए अब मिल रहे हैं। वो क्या करता है? पहली वाली नौकरी छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है जहां उसको 15,000 मिल रहे हैं। तो जो उसको अब 15,000 रुपए मिल रहे हैं, ये 15,000 उसकी कहलाएगी एक्चुअल अर्निंग, क्योंकि उसने पहली जॉब छोड़ दी, अब दूसरी जगह चला गया। दूसरी जगह जो चला गया तो दूसरी जगह उसको 15,000 मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 15,000 अब उसको एक्चुअल में मिल रहे हैं, ये एक्चुअल अर्निंग मिल गई, हो गई। जो उसने नौकरी छोड़ दी और उसको वहां पर जो मिल रहा था, वो उसकी कहलाएगी ट्रांसफर अर्निंग। जिस नौकरी को छोड़ दिया वहां तो उसको 10,000 ही मिल रहे थे, अब उसको मिल रहे हैं नई नौकरी में 15,000। जो छोड़ी उसमें उसको 10,000 मिल रहे थे। इन दोनों का जो अंतर है, ये 5,000, ये क्या कहलाएगा? ये रेंट कहलाएगा। ये 5,000 क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट निकालने के लिए लेते हैं डिफरेंस एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। वास्तविक आय और हस्तांतरित आय का अंतर रेंट कहलाता है, लगान कहलाता है। एक्चुअल अर्निंग का मतलब जो अब हम अर्न कर रहे हैं, ट्रांसफर मीन्स जो पहले अर्न कर रहे थे उसको तो छोड़ दिया, पुरानी नौकरी छोड़ दी, वहां 10,000 मिल रहे थे, अब हमें 15 मिल रहे हैं। 15 एक्चुअल है, जो छोड़ा वो 10,000 है। इन दोनों का डिफरेंस 5,000। 5,000 हमारा क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि जितने भी व्यक्ति को अर्निंग हो रही है, वो सारी अर्निंग उसकी रेंट नहीं होती। अब उसको अर्निंग तो एक्चुअल में 15,000 हो रही है, तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट 15,000 को रेंट नहीं मानते, सारी इनकम को रेंट नहीं मानते। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं जितना हमें एक्चुअल में अर्निंग हो रही है, इसका एक हिस्सा रेंट है। एक हिस्सा क्या हुआ? वो हिस्सा होता है एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस। 15,000 में 5,000 रेंट है, बाकी 10,000 रेंट नहीं है। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का विचार है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में मिसेस जॉन रॉबिन्सन है, बोल्डिंग है, उन्होंने रेंट की कैलकुलेशन ऐसे की। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. यस मैम। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन दी हुई। डेफिनेशन रेंट की क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कैसे डेफिनेशन दी है और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कैसे डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन आप एक ही याद कर लो, ज्यादा सारी याद करने की जरूरत नहीं। आपकी मर्जी, आप क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की कर लो, आपकी मर्जी है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की कर लो। अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन करते हैं, तो पहली सिंपल डेफिनेशन इकोनॉमिस्ट कार्वर ने दी है कि भूमि के प्रयोग के लिए दी गई कीमत क्या कहलाती है? लगान कहलाती है। रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लैंड। भूमि का प्रयोग करके जो भी प्रयोग करने के लिए हम जो भी कीमत दे रहे हैं वो रेंट है। सिंपल सी डेफिनेशन है। और अगर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की याद करते हो, तो आप मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लो। डेफिनेशन हिब्डन ने सिंपल सी डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पेमेंट टू फैक्टर एंड इट्स सप्लाई प्राइस या ट्रांसफर प्राइस, यानी कि लगान किसी साधन को दिए जाने वाली वास्तविक भुगतान और हस्तांतरित कीमत का अंतर है।
एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस रेंट है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन आपने याद करनी है, चाहे सिंपल सी आप क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की कर लो, चाहे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की कर लो। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग जो हमने पढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है टाइप्स ऑफ रेंट। ये जो रेंट है ये कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ रेंट। रेंट कई प्रकार का होता है। सबसे पहला रेंट आता है इकोनॉमिक रेंट, यानी कि आर्थिक लगान। इकोनॉमिक रेंट, आर्थिक लगान क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? केवल भूमि के प्रयोग के लिए जो कीमत दी जाती है उसको आर्थिक लगान, इकोनॉमिक रेंट। सिर्फ भूमि के प्रयोग के लिए जो हम कीमत दे रहे हैं, जमीन के प्रयोग के लिए जो कीमत दे रहे हैं वो इकोनॉमिक रेंट कहलाता है। लेकिन अगर हम जमीन का प्रयोग करने का अधिकार किसी को देते हैं, उसके साथ साथ उस जमीन पर हमारा ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, उसको प्रयोग करने का भी अधिकार देते हैं, उस जमीन के ऊपर हमने एक कमरा बना रखा है, उसको भी प्रयोग करने का अधिकार दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो इन सब सुविधाओं को प्रयोग करने के लिए जो कीमत दी जाती है वो फिर इकोनॉमिक रेंट नहीं कहलाएगा, उसको हम ग्रॉस रेंट कहेंगे, कुल लगान कहेंगे या ठेका लगान भी कहेंगे। इसको हम ग्रॉस रेंट भी कह सकते हैं और इसको हम कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कह सकते हैं। दूसरा नाम इसका कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। इकोनॉमिक मैम रेंट ग्रोस और रेंट, ग्रॉस रेंट में क्या डिफरेंस? मैम ग्रोस रेंट दोबारा बताना एक बार। हाँ जी, ग्रॉस रेंट में मैंने आपको वही जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट रेंट के बारे में पहले बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट रेंट को ही ग्रॉस रेंट कहते हैं। यानी कि भूमि के प्रयोग के साथ साथ, जमीन के प्रयोग के साथ साथ अगर हम व्यक्ति को उस जमीन के ऊपर हमारा ट्यूबवेल लगा है, उसको भी प्रयोग करने का राइट दे देते हैं। उस जमीन के ऊपर हमने एक कमरा भी बना रखा है, जैसे आपने खेत में ट्यूबवेल भी लगा रखा है, आप खेत को प्रयोग करने का भी अधिकार दे रहे हो। खेत में ट्यूबवेल लगा है, उसको भी प्रयोग करने का अधिकार दे रहे हो। खेत में आपने एक कमरा बना रखा है, उसको भी प्रयोग करने का अधिकार किसी व्यक्ति को दे रहे हो। इन सभी सुविधाओं को प्रयोग करने के लिए जब वो व्यक्ति आपको जो पेमेंट करेगा, उसको ग्रॉस रेंट या कॉन्ट्रैक्ट रेंट कहेंगे या कुल लगान कहेंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। जितनी भी फैसिलिटीज हमारे खेत में है, सारी फैसिलिटीज का प्रयोग करने के लिए जो कीमत दूसरा व्यक्ति हमें दे रहा है वो ग्रॉस रेंट है। इसी को कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहते हैं। अब उसके बाद तीसरा आता है हमारा स्केर्सिटी रेंट, यानी कि दुर्लभता लगान। स्केर्सिटी रेंट या दुर्लभता लगान क्या होता है? वो लगान जो भूमि के दुर्लभ होने की वजह से, भूमि स्केर्स है, दुर्लभ है। कैसे भूमि दुर्लभ है, स्केर्स है? क्योंकि भूमि तो प्रकृति की देन है, नेचर की देन है। नेचर ने जितनी हमें भूमि दे दी, हम उससे ज्यादा भूमि की सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, नेचर ने जितनी हमें भूमि दी है उससे ज्यादा उसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को जमीन तो नेचर ने दी है, उसकी सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो भूमि की दुर्लभता की वजह से जो लगान हमें देना पड़ता है, उस लगान को हम दुर्लभता लगान कहते हैं, स्केर्सिटी रेंट कहते हैं। जैसे मान लो भूमि की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो जाए, अगर भूमि की सप्लाई उतनी नहीं है, भूमि की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो गई, सप्लाई तो है ही नहीं, डिमांड ज्यादा है सप्लाई नहीं है, तो जमीन का किराया बढ़ जाएगा। इस किराए को हम दुर्लभता लगान कहेंगे, स्केर्सिटी रेंट कहेंगे। ये लगान भूमि के दुर्लभ होने की वजह से उत्पन्न हुआ है। अगर मान लो जितनी जमीन की मार्केट, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो जाए, तो भूमि के ऊपर तो लगान उत्पन्न ही नहीं होगा। इसको आगे हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ेंगे, उसमें भी हम पढ़ेंगे। रिकार्डो ने ये बताया, मान लो एक कोई नया देश है, नया नया देश है और लोग उस देश में अभी आकर बसने लगे हैं। अब लोग तो अभी बहुत कम आकर बसे हैं, जमीन तो वहां बहुत ज्यादा है, लोग वहां पर आकर अभी बहुत ही कम बसे हैं। तो कहने का मतलब जमीन खाली पड़ी है बहुत सारी। तो क्या उस जमीन के ऊपर रेंट मिलेगा? उस जमीन के ऊपर रेंट नहीं मिलेगा। लोग उस देश में आए, बसना शुरू कर दिया, उन्होंने जमीन का प्रयोग किया, उन्होंने उस जमीन के लिए किसी को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि जमीन की सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, डिमांड है ही नहीं, लोग है ही नहीं, नया देश बस रहा है।
तो उस जमीन के ऊपर कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जमीन दुर्लभ नहीं है, वो देश नया नया बस रहा है। तो दुर्लभता लगान क्या होता है? दुर्लभता लगान का मतलब है वो लगान जो कि भूमि के दुर्लभ होने की वजह से, स्केर्स होने की वजह से जो लगान उत्पन्न होता है, उसको दुर्लभता लगान कहा जाता है। अगर भूमि दुर्लभ नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है और भूमि की डिमांड ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भूमि पर रेंट उत्पन्न नहीं होगा। रेंट तभी उत्पन्न होता है जब भूमि दुर्लभ हो। दुर्लभ का मतलब है डिमांड ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई ना हो, तो रेंट उत्पन्न होता है, और उस रेंट को हम स्केर्सिटी रेंट कहते हैं। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. उसके बाद Yes, लास्ट ma'am. में चौथा चौथा पॉइंट आता है डिफरेंशियल रेंट, यानी कि भेदात्मक लगान। डिफरेंशियल रेंट या भेदात्मक लगान क्या होता है? डिफरेंशियल रेंट या भेदात्मक लगान का मतलब है वो लगान जो कि भूमि के फर्टिलिटी या उपजाऊपन में अंतर होने की वजह से उत्पन्न होता है। ये ध्यान से समझो। डिफरेंशियल रेंट वो रेंट जो भूमि के दुर्लभता, जो भूमि के उपजाऊपन में अंतर होने की वजह से उत्पन्न होता है, उसको हम डिफरेंशियल रेंट कहते हैं। मैं इसको एग्जांपल से समझा रही हूँ। कैसे? एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लो कि 4 कैटेगरी की भूमि अवेलेबल है। ये मैं बता रही हूँ, लैंड है, 4 कैटेगरी की लैंड अवेलेबल है। ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की, डी कैटेगरी की। 4 कैटेगरी की लैंड अवेलेबल है, और जब हम इन लैंड के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कितना प्रोडक्शन मिलता है? ए जो लैंड है सबसे फर्टाइल लैंड, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि। बी लैंड उससे कम फर्टाइल है, उससे कम उपजाऊ है। सी लैंड उससे भी कम उपजाऊ है, कम फर्टाइल है। डी लैंड जो है वो सबसे घटिया भूमि है, जिसको बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, बंजर भूमि कह दो, और इसको हम डी को हम क्या, मार्जिनल लैंड भी कह सकते हैं। मार्जिनल लैंड बंजर भूमि है, सबसे घटिया भूमि है। ठीक है, मार्जिनल लैंड बोलते हैं, सीमांत भूमि बोलते हैं। ये सबसे घटिया भूमि है। ए सबसे बढ़िया है, बी उससे घटिया है, सी उससे घटिया है, डी सबसे घटिया भूमि है, बंजर भूमि। सबसे पहले हम ए कैटेगरी की जमीन जो कि सबसे फर्टाइल है उस पे प्रोडक्शन करते हैं। मान लो 10 टन प्रोडक्शन मिलता है। जब हमारे पास ए कैटेगरी की जमीन अवेलेबल नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? बी कैटेगरी की जमीन पर प्रोडक्शन करेंगे। उस पे हमें प्रोडक्शन 8 टन हो रहा है। ये प्रोडक्शन मान लो हम टन्स में ले रहे हैं। जब बी कैटेगरी की भूमि भी सारी यूज हो गई तो उससे घटिया भूमि सी पे जाएंगे, 6 टन प्रोडक्शन हो रहा है। जब सी कैटेगरी की भूमि भी अवेलेबल नहीं होगी तो उससे घटिया भूमि डी कैटेगरी की भूमि पे जाएंगे, तो हमें प्रोडक्शन मिल रहा है 4 टन। ठीक है, तो अब रेंट हमारा क्या कहलाएगा? हमारा रेंट क्या होगा? ये जो सरप्लस प्रोडक्शन है ना, उसको हम रेंट बोलेंगे। सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? सबसे बढ़िया भूमि और सबसे घटिया भूमि, मार्जिनल लैंड का जो डिफरेंस है ना, ये सरप्लस प्रोडक्शन होगा। रेंट कैसे उत्पन्न होता है? बढ़िया भूमि और सबसे घटिया भूमि के प्रोडक्शन का जो डिफरेंस होता है वो रेंट होता है। 10 और 4 का डिफरेंस 6, 8 और 4 का डिफरेंस 4, 6 4 का डिफरेंस 2, और जो सबसे घटिया भूमि है, क्योंकि इससे घटिया कोई भूमि नहीं है, इसको रेंट नहीं मिलेगा। सबसे घटिया भूमि को कोई रेंट नहीं मिलेगा। ये जो सरप्लस प्रोडक्शन है ना, इसी सरप्लस प्रोडक्शन को रेंट कहा जाता है। 6 4 2, इस डी कैटेगरी की भूमि को कोई भी रेंट नहीं मिलेगा। हाँ जी, अब मैं पॉइंट आपको समझा रही थी, डिफरेंशियल रेंट, भेदात्मक लगान। डिफरेंशियल रेंट या भेदात्मक लगान क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, डिफरेंशियल, भेदात्मक। भेदात्मक लगान क्या होता है कि सारी भूमि एक जैसी नहीं होती। कुछ जमीन बहुत फर्टाइल होती है, कुछ कम फर्टाइल होती है, कुछ उससे भी कम फर्टाइल होती है। यानी कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में, फर्टिलिटी में अंतर होता है। ठीक है, भूमि की उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी में अंतर होने की वजह से जो रेंट में जो प्रोडक्शन में डिफरेंस आता है, भूमि की फर्टिलिटी में अंतर होने की वजह से जो प्रोडक्शन में अंतर आता है, उसको रेंट कहा जाता है। अब ये देखो, अलग अलग भूमि है, फर्टिलिटी अलग अलग है, ए सबसे बढ़िया है, बी उससे घटिया है, सी उससे घटिया, डी सबसे घटिया है। फर्टिलिटी में अंतर होने की वजह से प्रोडक्शन में अंतर है। बढ़िया भूमि पर 10 टन प्रोडक्शन हो रहा है, बी पे 8 हो रहा है, 6 हो रहा है, 4 टन हो रहा है। तो रेंट कैसे निकलता है? सबसे बढ़िया भूमि का प्रोडक्शन और सबसे घटिया भूमि, जिसको मार्जिनल लैंड कहते हैं, सीमांत भूमि कहते हैं। बढ़िया भूमि और घटिया भूमि
कि जो प्रोडक्शन के डिफरेंस को रेंट के नाम से जाना जाता है। 10/4 का डिफरेंस 6, 8/4 का डिफरेंस 4, 6/4 का डिफरेंस हो गया 2 और सबसे घटिया भूमि को रेंट नहीं मिलता। तो डिफरेंशियल रेंट या भेदात्मक लगान क्या हुआ कि वो लगान जो भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर होने की वजह से उत्पन्न होता है। फर्टिलिटी में अंतर है तभी तो ये अंतर आया है। वो लगान जो भूमि के उपजाऊपन फर्टिलिटी में अंतर होने की वजह से जो लगान उत्पन्न होता है, जो रेंट उत्पन्न होता है, उसको डिफरेंशियल रेंट के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब इसमें एक लास्ट टाइप आती है सिचुएशन रेंट, स्थिति का। सिचुएशन रेंट स्थिति लगान। सिचुएशन रेंट क्या होता है? वो लगान जो भूमि की स्थिति में अंतर होने की वजह से उत्पन्न होता है। स्थिति का मतलब क्या हुआ? सिचुएशन का मतलब क्या हुआ? स्थिति या सिचुएशन का मतलब ये है कि कुछ जमीन ऐसी है जो कि शहर में ही है और कुछ जमीन ऐसी है जो गांव में है। जो शहर में जमीन है वहां से खेती करके मार्केट में लाना आसान है। जो भूमि हमारे गांव में है वहां से शहर में और मार्केट में फसल लाना, प्रोडक्शन को लाना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब है जो भूमि शहर के नजदीक होती है उसको लगान ज्यादा मिलता है क्योंकि वो शहर में है। जो भूमि गांव में होती है जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होता है, शहर से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसको लगान उतना कम मिलेगा। तो स्थिति लगान का मतलब है वो लगान जो कि भूमि की सिचुएशन में अंतर होने की वजह से उत्पन्न होता है। जो शहर से दूर जमीन है उस पे लगान हमें थोड़ा कम मिलता है, जो शहर के पास होती है उस पर लगान हमें ज्यादा मिलता है। इसको सिचुएशन रेंट कहते हैं कि भूमि हमारी कहाँ पर है, शहर में है या गांव में है। Yes, ma'am. इसे सिचुएशन रेंट कहते हैं। रेंट के ये 5 प्रकार थे, 5 प्रकार कंप्लीट हो गए। आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रेंट और कॉन्ट्रैक्ट रेंट में क्या डिफरेंस होता है और इसके साथ ही एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है इसमें, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रेंट के हम थ्योरीज पढ़ेंगे जिसमें 2 थ्योरीज पढ़ेंगे, एक रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो कल इकोनॉमिक रेंट और कॉन्ट्रैक्ट रेंट में डिफरेंस के साथ ही हम रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को शुरू करेंगे। तो जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको समझो, कोई प्रॉब्लम हो जरूर मेरे से पूछना और डायग्राम की प्रैक्टिस आपने जरूर करनी। जितने ज्यादा डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट आपके उतने ज्यादा क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इसको आप लर्न कीजिए। Yes, ma'am. ओके।